हाय एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 7 के हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्लास 3 का एनसीईआरटी आज हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, सॉरी, क्लास 7 के एनसीईआरटी, तो हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 देखना है। तो चैप्टर नंबर 3 में यहाँ क्या दिया है, तो ये है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, तो दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तान में यहाँ पे कौन कौन थे, तो वो थे यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत इसके, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है दिल्ली के सुल्तान के बारे में। तो दिल्ली के शासक ये सबसे, तो यहाँ पे तोमर, चौहान, प्रारंभिक तुर्की, खिलजी वंश, तुगलक, शैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, तो ये सब जो है ये दिल्ली के शासक थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग, चलो फिर ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। तो ये है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कावेरी डेल्टा। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा के बारे में हम लोगों ने इसमें चैप्टर 2 में देखा था। तो ये बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे राज्य कहाँ पे स्थापित होंगे, जहाँ पे उसके लिए पर्याप्त वैरायटीज होगी वहाँ पे। ठीक है, राज्य स्थापित करने के लिए संसाधन होंगे, तो वहीं पे ही राज्य का स्थापना हो सकता है। ठीक है, तो जो देखो ये जो कावेरी डेल्टा है, जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि चैप्टर 2 में किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि चैप्टर 2 में दिल्ली का जिक्र नहीं हुआ था, मतलब ऐसे राज्य का जिक्र नहीं हुआ था जिसकी राजधानी दिल्ली हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शती में ही बना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे राज्य का जिक्र नहीं हुआ था जिसकी राजधानी दिल्ली थी, तो ये इसका रीजंस क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है, तो दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर वो 12वीं शताब्दी में बना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, दिल्ली एक प्रमुख शहर के रूप में कब सामने आया? ठीक है, दिल्ली प्रमुख शहर के रूप में कब सामने आया? ठीक है, कब सामने आया, तो ये क्या था, ये है 12वीं सदी में। ठीक है, 12वीं सदी या तो शताब्दी। ठीक है, 12वीं शताब्दी में ये दिल्ली प्रमुख शहर के रूप में सामने आया। ठीक है, फिर उसके बाद तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान। ठीक है, अब जिन्होंने सबसे पहले जो ये राजपूत से जो शासन किया, तो वो कौन था, वो तोमर राजपूत था। ठीक है, जो यहाँ पे दिल्ली पे शासन किया, तो वो कौन सा सबसे पहले, तो वो थे तोमर राजपूत। ठीक है, तो ये 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। फिर यहाँ पे 12वीं सदी में जो चौहान थे, चाहमान, ठीक है, जो चौहान है उसको चाहमान नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने तोमर को यहाँ पे तोमरों को इन्होंने परास्त कर दिया। ठीक है, जो अजमेर के चौहान थे, चौहान थे, उन्होंने यहाँ पे जो तोमर राजपूत थे उनको परास्त कर दिया 12वीं सदी में। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या बताया कि तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और जो इसमें तोमर और जो चौहान थे, तो उसी के शासन काल में ही, उसी के राज्यकाल में ही जो दिल्ली था वो एक वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, मतलब व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्ध शाली जैन व्यापारी रहते थे। ठीक है, और जो ये दिल्ली थे, तो वहीं ये समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल, अब देखो यहाँ पे देहलीवाल शब्द आया, तो यहाँ पे देहलीवाल क्या है, तो देहलीवाल एक मध्य काल में एक सिक्का था। ठीक है, मध्य काल में एक सिक्के का नाम था देहलीवाल। देहलीवाल, तो ये मध्य काल में एक सिक्का था। ठीक है, तो ये देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, अब यहाँ पे 12वीं सदी में
ठीक है, 12वीं सदी में यहाँ पे तोमर वंश आए थे। फिर यहाँ पे 13वीं सदी के आरंभ में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो देखो यहाँ से 13वीं सदी से यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो इसके साथ दिल्ली एक ऐसा राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला। ठीक है, अब फिर तो इसी के साथ ही 13वीं सदी में ही दिल्ली एक राजधानी में बदल गई। ठीक है, जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैल गया। फिर यहाँ पे तालिका वन पर फिर से नजर डालने के बोला, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये तालिका वन बता देती हूँ कौन सा है। तो ये तालिका वन ये है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो इसमें क्या बोला गया है, तो उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनमें से मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ठीक है, अब इनमें से 5 वंश कौन कौन से हैं जिससे मिलकर दिल्ली सल्तनत बना है। तो ये कौन कौन है, ये प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो ये 5 वंश है। ठीक है, जिसके वजह से ये दिल्ली सल्तनत बना है। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ से जो फैक्ट्स है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया। तो फर्स्ट 7 ए, और फिर बी इसमें क्या है 6, और ये मतलब थर्ड 5 और 4 ये 4। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो ये है 5 राजवंशों ने शासन किया था। प्रारंभिक तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो राजपूत वंश है। ठीक है, राजपूत वंश में सबसे पहले ये तोमर ने शासक किया दिल्ली में। फिर इसके बाद ये चौहान ने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो प्रारंभिक तुर्की शासक है वहां से दिल्ली के सल्तनत का स्टार्ट हुआ। तो जो ये तोमर है उन्होंने 1130 से 1145 मतलब 12वीं सदी में इन्होंने शासन किया। और पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने 1175 से 1192 में इन्होंने भी 12वीं शताब्दी में ये शासन किया था। फिर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो कि ये 13वीं सदी से स्टार्ट हुआ है। तो इन्होंने 1206 से 1210 में, ठीक है, तो यहीं से ही 13वीं सदी से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इन्होंने 1210 से 1236 में। फिर उसके बाद रजिया ने किया है शासन। तो ये 1336 से 1240 में। फिर गयासुद्दीन बलबन वो 1266 से 1287 में। ठीक है, तो इन्होंने 13वीं सदी में शासन किया। फिर उसके बाद जो खिलजी वंश है वो खिलजी वंश में कौन कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 1296 इन्होंने भी 13वीं वंश में मतलब 13वीं शताब्दी में शासन किया है। और अलाउद्दीन खिलजी जो 1996 से 1296 से 1316 तक शासन किया। फिर तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 से। फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिर उसके बाद आया सैयद वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, जो कि यहाँ पे 15वीं सदी में इन्होंने शासन किया था 1414 से 1421 में। फिर लोदी वंश 1451 से। ठीक है, ये जो 1421 है इसके बाद ये छोटे छोटे यहाँ पे शासन किए। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद 1451 से लोदी वंश आया, जो कि 1489 तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो फिर इस इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। फिर वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। ठीक है, देहली, ये कुहना, सिरी और जहांपना। तो देखो देहली, ये कुहना मतलब जो ये है देहली, ये कुहना और सिरी और जो जहांपना है तो वो क्या है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक नगर है। ठीक है, ये नगर के लिए प्रसिद्ध है। इसको शेरी के बारे में, दिल्ली, ये कुहना, जहांपना के बारे में इसी चैप्टर में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या दिया है।
तो फिर यहाँ पे बताया 13वीं से 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए नगर, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस मैप में। तो ये क्या क्या दिया है, ये सिरी, जहांपना, दिल्ली, ये कुन्हा, तो ये सब चीज है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे इसको तो हम लोग यहाँ पे देख ही लिए, ठीक है। ये इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए। फिर यहाँ पे अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, ठीक है। अब जो दिल्ली के सुल्तान है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, तो वे अभिलेख से, सिक्कों से, ठीक है, अभिलेख या तो सिक्कों, जो स्थापत्य भवन निर्माण की कला है उसके माध्यम से तो सूचना मिलती है, ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। फिर उसके बारे में इसमें क्या है, फिर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख या त्वारीख, ठीक है। अब देखिए इसमें तारीख या त्वारीख, तो यहाँ पे त्वारीख क्या है, त्वारीख किसको बोला जाएगा यहाँ पे, तो त्वारीख एक फारसी भाषा में लिखे गए एक ग्रंथ है, ठीक है। त्वारीख फारसी भाषा में लिखे गए एक ग्रंथ है जिसमें से यहाँ पे सुल्तानों के शासनकाल, ठीक है, जो फारसी भाषा में जो लिखे गए दिल्ली सल्तनत और जो उनके प्रशासन है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है त्वारीख, त्वारीख से, ठीक है, तारीख और ये त्वारीख। तो यहाँ से ही यहाँ पे जो फारसी भाषा में लिखे गए हैं दिल्ली सल्तनत और जो उनके प्रशासन है तो उनके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा त्वारीख हुआ। और फिर उसके बाद जो यहाँ पे 13वीं सदी में, ठीक है, 13वीं सदी में ही यहाँ पे एक इतिहासकार थे, तो कौन थे वो, मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, मिन्हाज ए सिराज। तो उन्होंने क्या लिखी थी, तो उन्होंने तबकालीन, ठीक है, तबकालीन नाशरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है ये 13वीं सदी वाले में, ठीक है, ये 13वीं सदी में। तो 13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने तबकालीन नाशरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो त्वारीख, तो त्वारीख यहाँ पे बताया गया, तो त्वारीख के लेखक कौन कौन होते थे, त्वारीख को किसके द्वारा लिखा जाता था, तो वे जो वहाँ पे जो बड़े पोस्ट में होते थे, जो हाई वाले जो पदाधिकारी होते थे, ठीक है, जो बड़े पोस्ट के जो पदाधिकारी थे तो वो लिखते थे। तो इसमें कौन कौन से होते थे, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे, और फिर यहाँ पे सुशिक्षित व्यक्ति जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। तो ऐसे जो लेखक होते थे वह त्वारीख के लेखक होते थे, ठीक है। और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, और जो ये त्वारीख लिखते थे वो जो शासक होते थे उनको प्रशासन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, जो त्वारीख होते थे, जो त्वारीख के लेखक होते थे वो, ठीक है। फिर यहाँ पे त्वारीख से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, तो ये क्या क्या है देखते हैं। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे, ठीक है। अब जो यहाँ पे त्वारीख के जो लेखक है वो गांव में तो नहीं रहते थे, वो यहाँ पे नगर में ही रहते थे। तो यहाँ पे विशेषकर कहाँ पे रहते थे, दिल्ली में। तो जैसे कि आपको यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि तो जो त्वारीख के लेखक है वो गांवों के बारे में वर्णन किया है, तो वो गांवों के बारे में वर्णन कहाँ से करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो शहर में रहते थे ना, गांवों में तो उनका रहना होता ही नहीं था, शायद ही रहते थे वे, ठीक है। तो गांव के बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया है, तो इन्होंने ये शहर में ही रहते थे, ठीक है। फिर उसमें लिखा है अक्सर जो फिर सेकंड क्या लिखा है, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने के लिए के आशा में लिखते थे, ठीक है। अब जो ये तारीख लिखते थे, ठीक है, जो इतिहासकार होते थे वो तारीख क्यों लिखते थे, तो वो सुल्तानों से ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में इसको लिखते थे, ठीक है। फिर थर्ड इसमें क्या है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित
आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे त्वारिख से रिलेटेड 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा जो कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या दिया गया है, तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया, ठीक है, अब जो यहाँ पे इल्तुतमिश है उसकी बेटी रजिया, तो यहाँ से ही हमें एक पितृसत्ता के बारे में देखने को मिलता है, जो कि ये पितृसत्ता का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, पितृसत्ता के बारे में ये पितृसत्ता का ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि यहाँ पे सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो मिन्हाज ए सिराज है वे 13वीं सदी के एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया है कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। ठीक है, तो जो ये रजिया थे उनके भाई भी थे, जो कि ये उनसे अधिक योग्य और सक्षम थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो जो ये मिन्हाज सिराज है वह एक रानी को, ठीक है, शासिका के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों में प्रसन्न नहीं थे, और जो यहाँ पे रानी के जो स्वतंत्र रूप जो शासन करने की जो कोशिश है, तो उनसे प्रसन्न नहीं थे। फिर यहाँ पे सन 1240 में उसने सिंहासन से हटा दिया गया। अब देखो यहाँ पे पितृसत्ता का यहाँ पे एग्जाम्पल मिला है। ठीक है, ये पितृसत्ता का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे पितृसत्ता है वो क्या है, पितृसत्ता, ठीक है, पितृसत्ता यहाँ पे क्या है, तो पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जो नजर में न आने के बावजूद, ठीक है, पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जो नजर में न आने के बावजूद, ठीक है, एक विषमता का आधार होता है। ठीक है, एक विषमता का आधार है नजर में न आने के बाद भी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो सामाजिक विषमता का ये सबसे बड़ा एक स्रोत है। ठीक है, पितृसत्ता सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा स्रोत है, सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ये, और फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, ठीक है, इससे हम लोग ये और क्या क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये था किस प्रसिद्ध लेखक ने, ठीक है, किस प्रसिद्ध लेखक ने मध्यकाल में स्वीकार किया कि स्त्रियां योग्य होने के बाद भी शासक नहीं बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस प्रसिद्ध लेखक ने ये मध्यकाल में स्वीकार किया कि वो स्त्रियां योग्य होने के बाद भी शासक नहीं बन सकती है, तो वो कौन है प्रसिद्ध इतिहासकार, तो ये है मिन्हाज ए सिराज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो उसका हम लोग का मेन पर्पस क्या है कि जो ये एनसीईआरटी है वहां से हम लोग यहाँ कितने क्वेश्चंस रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एनसीईआरटी होता है वो हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम का ये बेसिक होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ये एनसीईआरटी, तो इसमें हम लोग हर टॉपिक से यहाँ पे नए नए क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी को इसको पूरा याद करने की जरूरत भी नहीं है, तो हमें जो यहाँ पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन जो बने हैं, तो ये क्वेश्चन से हमें पूरा ये एनसीईआरटी यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, फिर उसके 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने 4 साल ही यहाँ पे शासन किया था रजिया ने। ठीक है, फिर यहाँ पे पांडुलिपि के तैयार करने के ये 4 चरण बताए गए हैं। ठीक है, तो पांडुलिपि के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 के एनसीईआरटी में ही देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे है न्याय चक्र। ठीक है, न्याय चक्र में क्या बताया गया है, 13वीं सदी के इतिहासकार फख ए मुदफ्फिर ने लिखा था। ठीक है, न्याय चक्र में क्या बताया है, तो 13वीं सदी के इतिहासकार कौन थे, तो फख ए मुदब्बिर, जिन्होंने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है। ठीक है, तो जो राजा का काम है वो सैनिकों के बिना कहाँ चल पाएगा। ठीक है, सैनिक वेतन के बिना
जी नहीं सकते थे, ठीक है। जो राजा का काम है वो सैनिक के बिना नहीं चल सकते थे, और जो सैनिक है वे वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। तो वेतन आता है किसानों को एकत्रित किए गए राजस्व से, ठीक है। तो यहाँ पे वेतन कहाँ से आता है, ठीक है, जो यहाँ पे सैनिकों को दिए जाते थे, तो वे किसानों से जो टैक्स वसूलते थे, तो वहां से ये वेतन आता था। मगर किसान भी राजस्व भी तभी चुका सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो किसान थे वो भी टैक्स कब चुका पाते थे, जब वे खुशहाल और प्रसन्न होते थे, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है मिन्हा, जो ये त्वारिख है उसके बारे में। यहाँ पे ये जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित ये बताया गया है यहाँ पे। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो क्या है। तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, ठीक है, तो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा करना ये जन्म सिद्ध अधिकार होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत से मिलता है, ठीक है। फिर ये लिंग भेद क्या है, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो ये स्त्री और पुरुषों के बीच ये जो अ, सामाजिक और जो शरीर रचना उससे संबंधित जो अंतर है, तो वही यहाँ पे लिंग भेद है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, तो ये रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार, ठीक है। अब रजिया के बारे में जो ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे 13वीं शताब्दी के मिन्हाज ए सिराज, तो उनके विचार क्या है, तो ये बताया गया है। तो ये मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था, ठीक है, तो जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या बताया गया है। तो यहाँ पे रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। तो जो रजिया है वो उन्होंने अपने अभिलेख और सिक्कों पे ये अंकित करा है कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। अभिलेखों में उन्होंने यह लिखाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। तो ऐसा उन्होंने अपना अभिलेख है उसको तैयार कराया था, ठीक है। लेकिन फिर जो रजिया के साथ साथ जो यहाँ पे और जो शासन, जो जो रानी थी, ठीक है, रानी थी, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये रजिया के साथ यहाँ पे और कौन कौन सी रानी है जो यहाँ पे शासन कर रही थी, तो क्या क्या है, तो आधुनिक आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय कात्की वंश का राजा था, ठीक है। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मध्यकालीन वारंगल क्षेत्र जो कि वर्तमान किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो मध्यकालीन वारंगल क्षेत्र जो वर्तमान किस राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो वारंगल क्षेत्र किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये आधुनिक आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो कात्की वंश में किस महिला शासिका ने शासन किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है, कात्की वंश में किस महिला शासिका ने शासन किया, तो वो है रानी रुद्रमा देवी, ठीक है। रुद्रमा देवी जो एक महिला शासिका थी जो कि कात्की वंश में शासन किया, ठीक है। तो फिर जो कि ये रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो यहाँ पे रजिया का व्यवहार यहाँ पे रजिया के व्यवहार से क्यों विपरीत था, तो देखो जो रजिया है उन्होंने अभिलेख में जो अपना परिचय दिया है वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी के रूप में दिया है, ठीक है। और जो ये रुद्रमा देवी है उन्होंने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है, ठीक है। जो रजिया है उन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी होने का परिचय दिया है, लेकिन जो ये रुद्रमा देवी जो शासिका थी काकती वंश की, उन्होंने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम यहाँ पे पैदा किया है, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे एक और महिला शासिका थी, तो वो कौन थी? कश्मीर की रानी दिद्दा। ठीक है, तो उनका नाम दीदी, जो कि बड़ी बहन से निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 महिला शासिका के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? तो किस महिला शासिका ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसे दिखाया है? ठीक है, किस महिला शासिका ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों के जैसा लिखवाया है? तो वो कौन है? तो वो है रानी रुद्रम्मा देवी। ठीक है, जो कि वारंग क्षेत्र के काकती वंश की रानी है रुद्रमा देवी। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे रानी रुद्रमा देवी का शासन काल क्या था? तो ये रानी रुद्रमा देवी का शासन काल क्या था? जो कि ये 1262 से 1289, तो ये 13वीं सदी था इसका शासन काल। ठीक है, रुद्रमा देवी का। फिर यहाँ पे आगे क्या बताया गया है? तो ये बताया गया है दिल्ली सल्तनत का विस्तार। ठीक है, तो देखो ये दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ है इसके बारे में बताया। तो यहाँ पे आया है गौशियर शहर। तो गौशियर शहर, तो गैसियर शहर, गैरिसन शहर, सॉरी, गैरिसन शहर है। तो यहाँ पे एक गैरिसन शहर आया। तो गैरिसन शहर यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार है वो गैसियन शहर से कहाँ तक हुआ है? तो वो साम्राज्य तक हुआ है। तो फिर ये गैरिसन शहर होता क्या है? तो गैरिसन शहर यहाँ पे क्या है? तो जो गढ़ वाले शहर हैं उसको गैरिसन शहर बोलते हैं, या तो फिर और क्या बोल सकते हैं? तो जो किलेबंदी बसाव, ठीक है, जो किलेबंदी बसाव जहाँ पे सैनिक रहते थे उसको गैरिसन शहर कहा जाता था। ठीक है, जहाँ सैनिक रहते थे। ठीक है, तो उनको गैरिसन शहर बोला जाता था। फिर इसमें क्या बताया? 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली सुल्तानों का शासन गौरिशनों मतलब रक्षा सैनिकों की टुकड़ियां, मैंने बताया ना, जहाँ पे ये सैनिक वाला जो किलेबंदी बसा जहाँ पे सैनिक रहते थे। ठीक है, तो गैर रक्षा सैनिकों की टुकड़ियां के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंदी शहरों से परे शायद कभी फैला हो शहरों में संबंध लेकिन उनसे दूर। ठीक है, अब यहाँ पे गैरिसन शहर, इसको हम लोग देख ले। फिर इसके बाद यहाँ पे आया है भीतरी प्रदेश। ठीक है, तो ये भीतरी प्रदेश क्या है? ठीक है, तो भीतरी प्रदेश यहाँ पे क्या है? तो किसी शहर या बंदरगाह, ठीक है, तो जो किसी शहर या बंदरगाह के जो आसपास के इलाके हैं जहाँ पे, ठीक है, जो क्या बताया गया है जो भीतरी प्रदेश है उसके बारे में, तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए पर्याप्त वस्तुएं और सेवाओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो वो होता था भीतरी प्रदेश। ठीक है, जो कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके होते हैं जो यहाँ पे उस शहर के लिए वस्तुओं और जो सेवाएं थी उनकी पर्याप्त पूर्ति कर सके। तो ये होता है हमारा भीतरी प्रदेश। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, जो कि इधर फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये है, शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबरी चुनौती मिलती रही जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देती थी। तो ये इसके इम्पोर्टेंट नहीं। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया इसका स्थापना गयासुद्दीन और बलबन के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे किसका स्थापना बताया गया है? तो इसमें हम लोगों ने देखा है, ठीक है, इसमें तो ये गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। जो गौरीशन शहर है
उसका विस्तार के बारे में बताया गया। तो उसके संस्थापक कौन थे? गौरीशन शहर उसके संस्थापक तो ये थे गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इस शासन काल में हुआ था, गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में। और जो ये इसका विस्तार है गौरीशन शहर, उसका विस्तार कहाँ पे अधिक देखने को मिला? तो वे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में और मोहम्मद तुगलक के शासन काल मतलब राज्यकाल में हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे सल्तनत की भीतरी सीमाओं। ठीक है, अब तो यहाँ पे था ये भीतरी प्रदेश, तो ये यही बताया गया है। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये फर्स्ट विस्तार यहाँ पे क्या हुआ था? ठीक है, पहला विस्तार यहाँ पे गैरिसन शहर का दिखाया गया। फिर यहाँ पे दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। ठीक है, जो कि क्या था? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुआ और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। ठीक है, जो यहाँ पे सैनिक अभियान शुरू किए वो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और जो यहाँ पे मोहम्मद तुगलक है उनके शासन काल में ये चरम सीमा पे पहुंच गए। इन अभियानों में सल्तनतों की सेनाओं ने हाथी, घोड़े और गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जों में ले लिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखने को यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका हमारा मेन पॉइंट क्या है इसको पढ़ने का? कि हम लोग इसको अच्छे से पढ़े ताकि इससे रिलेटेड जो हमारे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस रिलेट हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं उनको कैप्चर करना है। ठीक है, जितने भी आप लोग क्वेश्चन बना सको इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? तो ये है कि शासक के शासन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया। ठीक है, किस शासक के शासन काल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया? तो किसके शासन काल में था? तो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या बताया है? दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी मगर 150 साल पहले, जो कि ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है हमारा। फिर यहाँ पे बताया गया शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा यहाँ पे जीते गए कुछ शहर थे, जो कि यहाँ पे इसको मैप में दिखाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। तो देखो ये गौरीशन शहर बताया था मैंने, जो किलेबंदी बसा और जहाँ पे सैनिक रहते थे उसको गौरीशन शहर कहा जाता है। और भीतरी प्रदेश किसको कहा जाता है? तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे उसको क्या बोलते हैं? भीतरी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खलजी का दक्षिण भारत अभियान जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो किसके काल में यहाँ पे दक्षिण भारत अभियान स्टार्ट किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खलजी के शासन काल में स्टार्ट किया गया था दक्षिण भारत अभियान। तो ये उससे रिलेटेड ये देखो, तो यहाँ पे ये दिल्ली से यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हुआ है? तो ये गुजरात। ठीक है, इस अभियान कहाँ कहाँ पे हुआ? तो ये चित्तौड़, फिर यहाँ पे मांडू। ठीक है, रणथंभौर, फिर इसके बाद ये वारंगल। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे किया था? तो ये गुजरात में 1299 में। ठीक है, फिर 1301 में, फिर 1302 में, फिर 1303 में, 5 में। तो ये उसके ये दक्षिण भारत अभियान जो कि यहाँ पे अलाउद्दीन द्वारा स्टार्ट किए गए थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो उसका ये सेंटर क्या था? ये था दिल्ली। तो यहाँ से इन्होंने ये अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं ये
12वीं सदी के आखिरी शतक में बने कुतुब इस्लाम मस्जिद, ये कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कुतुब मीनार जो कि 12वीं सदी के टाइम में ये बना था। तो फिर यहाँ पे जो कुतुब मीनार है उससे रिलेटेड कितने शासक थे? तो उससे रिलेटेड 3 शासक थे। कौन कौन थे? तो उससे रिलेटेड तो वो है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इल्तुतमिश और ये अलाउद्दीन, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये 3 के बारे में बताया गया, 3 शासक। तो ये कौन था? कुतुब उद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसको आपको क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध कुतुब मीनार से है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध कुतुब मीनार से है? ठीक है, तो किस शासक का संबंध कुतुब मीनार से है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 शासन का संबंध कुतुब मीनार से है। फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में, ठीक है, यहाँ पे क्या जा सकता है? निम्नलिखित में से कितने शासक का संबंध कुतुब मीनार से है? तो ये है 3 शासक का। ठीक है, तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। मस्जिद, मस्जिद हमारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो मस्जिद के बारे में हाँ, बस हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि जो मस्जिद है, ठीक है, जो मस्जिद है वो एक अरबी शब्द है, और फिर जो यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और मस्जिद यहाँ पे किसके लिए बनवाई गई थी? तो मस्जिद यहाँ पे आराधना के लिए बनवाया गया था, जो कि ये बस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दिया गया है बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसको मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद के तौर पे बनाई गई थी। ठीक है, अब जो बेगमपुरी मस्जिद है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके शासनकाल में? ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन आ गया जो कि फैक्ट्स है। ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन है। फिर क्या है? तो बेगमपुरी, ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाया गया? किसके राज्यकाल राज्यकाल में बनवाया गया, या तो शासनकाल भी बोल सकते हैं। तो किसके शासनकाल में था? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनके शासनकाल में बनवाया गया था। और कहाँ पे कराया गया था? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो कहाँ पे शासन कर रहे थे? तो वो दिल्ली में शासन कर रहे थे, जिसकी राजधानी, ठीक है, उन्होंने नई राजधानी बनाई थी। कहाँ? जहांपना को। ठीक है, जहांपना को दिल्ली की नई राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, जहांपना नई राजधानी। ठीक है, फिर यहाँ पे और क्या क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं? जहांपना को नई राजधानी किसने बनवाया? ठीक है, जहांपना को तो नई नहीं लिखते हैं, राजधानी किसने बनवाया? तो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, उन्होंने जहांपना को राजधानी बनवाया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जहांपना, तो जहांपना इसको और क्या बोला जा सकता है? तो इसको यह विश्व की एक शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, जहांपना को। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे तो इसको आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समकालीन, समकालीन में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये मस्जिद और इसके जो शासक है वो। तो देखो, तो इसमें सॉरी, ये मस्जिद में जो बेगमपुरी मस्जिद है उसको किसने बनवाया था? तो ये समकालीन में पूछा जा सकता है। ठीक है, समकालीन क्वेश्चन। तो ये इसको ऐसे ही लिखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन सी मस्जिद बनवाया था, तो ये है बेगमपुरी। ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ पे मोट का मस्जिद, मोट की मस्जिद जो कि किसके शासनकाल में बनवाया गया है, ये सिकंदर। तो इसको भी हम लोग यहाँ इसी क्वेश्चन में रिलेट कर सकते हैं, समकालीन में। ठीक है। तो किसने बनवाया था मोट की मस्जिद, मोट की मस्जिद। ठीक है। तो ये लोदी वंश ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने, यहाँ पे बताया गया है ना, सिकंदर लोदी, उसके शासनकाल में बनवाया गया था, उनके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी। ठीक है। तो आपको ये ऐसा समकालीन क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है। तो आपको ये जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे उसको हर एंगल से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपको जहां से भी क्वेश्चन दे आपको फट से समझ आ जाए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, कि आपको कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जमाली कमाली की मस्जिद, जो कि यहाँ पे शासक के बारे में नहीं बताया गया, तो छोड़ो, ये 1520 के दशक में इसको निर्मित किया गया था। तो बस ये याद रखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या देखते हैं, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समाकेतन। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो खिलजी वंश था और जो तुगलक वंश था उसमें प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, उसका प्रशासन कैसा था। ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो ठीक है, इसमें जो सामंत है, ठीक है, तो ये सामंत वाला, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्व मध्यकाल जो सामंत होते थे उसमें। ठीक है। तो ये जो सामंती शासन, ठीक है, तो जो सामंती शासन व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत से गुलामों का एक दल बनाया। ठीक है। तो जो यहाँ कौन थे, जो ये इल्तुतमिश थे, उन्होंने जो सामंती शासन व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत से गुलामों का एक दल बनाया। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता था उस दल को, तो उसको बोला जाता था तुर्कान ए पहलगामी। ठीक है। उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है। तो किसका, गुलामों का दल। ठीक है। उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है। उसको तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। तो देखो, ये तुर्कान ए चहलगामी है क्या, तो तुर्कान ए चहलगामी, इसमें 40 गुलामों का दल। ठीक है। गुलामों का दल मतलब इसमें 40 गुलामों का समूह था एक। ठीक है। जिसको तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था। फिर उसमें क्या बताया है, इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था। ठीक है। और जो ये गुलाम है उनको फारसी में क्या बोला जाता था, तो उसको बंदगाह कहा जाता है। और जो ये बंदगाह होते हैं उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम के लिए भी बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। ठीक है। जो ये गुलाम होते थे, अब इनके तो कोई वंश नहीं होते थे। ठीक है। जो ये गुलाम होते थे उनके वंश तो नहीं होते थे, तो ये जो मालिक होते थे वो उन पर पूरी तरह से निर्भर होते थे। और जो ये मालिक होते थे वो भी उन पे बहुत यहाँ पे विश्वास करते थे। ठीक है। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बोलता है कि तो क्या करना है यहाँ पे, तो जो पूर्व मध्य काल में जो भारत के, ठीक है, जो 13वीं सदी में, ठीक है, जो 13वीं सदी में इल्तुतमिश थे तो वो भी एक गुलाम ही थे। ठीक है। गुलाम ही थे वो भी। तो जो 13वीं सदी में इल्तुतमिश पूर्व मध्य काल में, ठीक है, जो भारत में प्रचलित सामंतों और जमींदारों पर आधारित शासन व्यवस्था को बदल दिया। जो इल्तुतमिश थे उन्होंने, ठीक है, सामंतों और जमींदारों पर आधारित शासन व्यवस्था को बदल दिया। ठीक है। और फिर उन्होंने शासन व्यवस्था को बदल कर
उसमें गुलामों का दल बनाया, ठीक है। जो गुलामों का दल बनाया उसको क्या बोला, तो तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है। तुर्कान ए चहलगामी जो कि एक 40 गुलामों का दल था, और जो ये गुलाम होते थे उसको फारसी में बंदगाह भी कहा जाता था, जो कि सैनिक सेवा के लिए खरीदे जाते थे और उन्हें बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। और जो ये गुलाम होते थे वो पूरी तरीके से एक मालिक पर निर्भर होते थे, और जो ये मालिक होते थे, जो सुल्तान होते थे, वो भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे खलजी तथा तुगलक शासक बंदगाह का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को उच्च राजनीतिक दलों पर बिठाते रहे, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक फैक्ट्स दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखो, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने निम्न वर्ग के लोगों को उच्च राजनीतिक पदों पर बिठाए, ठीक है। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको राजनीतिक पद पर किस शासक ने बिठाया, तो था सबसे पहले ये खलजी, तो ये था अलाउद्दीन खलजी और तुगलक, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन और जो तुगलक थे उन्होंने ऊंचे राजनीतिक पद पर बिठाए निम्न वर्ग के लोगों को। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, ठीक है। जो निम्न वर्ग के लोग थे उच्च राजनीतिक पद पे कौन से यहाँ पे पद दिए जाते थे, तो वो सेनापति और सूबेदार जैसी यहाँ पे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, ठीक है। तो ये एक मान के चल सकते हैं कि ये उसका एक पतन का भी कारण रहा है, ठीक है। फिर या तो ऐसा, यहाँ पे आगे देखते हैं। फिर गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनकी उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, ठीक है। तो जो ये गुलाम और जो ये आश्रित होते थे वे अपने सुल्तान और संरक्षक के प्रति तो वफादार होते थे, और जो ये उनका उत्तराधिकारी होते थे तो ये उनके प्रति ये वफादार नहीं होते थे। तो नए सुल्तानों के लिए वे अपने नौकर भी होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाते थे। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों, जो कि ये इतना इधर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है। तो जो ये गुलाम और जो आश्रित होते थे वो उनके मालिकों को और उनके संरक्षक के प्रति ही वफादार होते थे, और जो उनके आने वाले जो उत्तराधिकारी होते थे उनके प्रति ये यहाँ पे वफादार नहीं होते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, अच्छा, तो यहीं से ही हमें यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है, तो यहीं से हमें एक और देखने को मिलता है कि किस शासक ने, ठीक है, किस शासक ने योग्यता के आधार पर प्रशासनिक चयन पद्धति का शुभारंभ किया है, ठीक है। ये और क्या क्वेश्चन मिलता है, किस शासक ने योग्यता के आधार पर, ठीक है, योग्यता के आधार पर प्रशासनिक चयन पद्धति का शुभारंभ किया, ठीक है। तो कौन था ये, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट किया, फिर इसके बाद ये तुगलक भी है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे क्या शब्द आया है, इक्ता, इक्ता, और क्या आया है, इक्तदार, और ये मुक्ति, ठीक है। तो ये इक्ता क्या होता है, तो इक्ता किसको बोलते हैं, तो जो भिन्न भिन्न आकार के जो इलाके होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न आकार के इलाके होते हैं उनको इक्ता कहा जाता है, ठीक है। और ये इन इलाकों पे, ठीक है, और जो ये इन इलाकों पे जिन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक
ठीक है। जो ये भिन्न भिन्न आकार के जो इलाके होते हैं उनको इक्ता कहा जाता है, और इस इक्ता पे जिसे नियुक्त किया जाता है उसे इक्तदार या तो मुक्ति कहे जाते हैं। ठीक है, समझ आया? इक्तदार और मुक्ति क्या है? ठीक है, जो ये भिन्न भिन्न आकार के जो इलाके होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, जैसे भी आकार के इलाके हो तो उसको इक्ता कहा जाता है। और जो इस इक्ते पे जिसे नियुक्त किया जाता है, मतलब उस इलाको जिसको दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको इक्तदार या तो मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्ति का फर्ज यहाँ पे क्या होता था? तो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपने सैनिकों सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। ठीक है, तो जो ये मुक्ति होते थे वो अपने जो इलाके रहते थे उसमें टैक्स भी वसूली करते थे। ठीक है, और राजस्व के जो ये टैक्स के रूप में जो रकम मिलती थी उसे वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह के रूप में देते थे। ठीक है, तो ये मुक्ति का फर्ज था, जो इक्तदार था उसका फर्ज था। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। उनका पद वंश परंपरा से न चलने और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, फिर जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। ठीक है, और जो ये मुक्ति होते थे उनको उनका स्थानांतरण भी कर दिया जाता था कुछ समय के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से यहाँ पे पालन किया जाता था। तो देखो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट चीज को ही यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज आया था, क्या क्या इम्पोर्टेंट था, तो ये था इक्ता, इक्तदार, मुक्ति। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। ओके, फिर यहाँ पे आगे क्या दिया गया है? ठीक है, जो कि ये यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो 3 टाइप्स के जो यहाँ पे टैक्स थे तो ये वे बताया गया है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के कर कौन कौन से थे? कृषि पर जो कर लगाता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको खराज कहा जाता था। ठीक है, जो कि किसानों का उपज का लगभग 50% होता था। और जो मवेशियों पर टैक्स होता था और घरों पर टैक्स होता था। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पे टैक्स होते थे, कृषि पर, घरों पर और मवेशियों पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है? तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे चखेंज खान जो कि के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में, अब देखो यहाँ पे मंगोल आया। ठीक है, तो मंगोलों का आक्रमण यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ हो गया था? तो ये गुलाम वंश से ही मंगोलों का आक्रमण यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शियाना, मतलब इसको अभी उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला किया। फिर उसके बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भी आरंभ किया। ठीक है, दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण यहाँ पे बढ़ता गया। ठीक है, तो जो मंगोल थे उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया? तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान पे किया। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल के आरंभ में दिल्ली पर यहाँ पे मंगोलों थे, उन्होंने आक्रमण किया। तो जो ये आक्रमण थे, ठीक है, उससे ये मजबूर होकर, ठीक है, जो ये अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद तुगलक है, ये इस आक्रमण से मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इन विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। ठीक है, तो इनसे जो ये आक्रमण से बचने के लिए जो ये अलाउद्दीन खिलजी थी और मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने एक स्थानीय सेना यहाँ पे खड़ी की, और जो उस विशाल सेना था उसको संभालना प्रशासन के लिए बहुत भारी चुनौती था। ठीक है, फिर यहाँ पे तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने, ठीक है,
जो ये सल्तनत के इतिहास में, ठीक है, जो ये दिल्ली सल्तनत है उसके इतिहास में पहली बार किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं, जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था और मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदमों मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि देखो, तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए यहाँ पे सीरी नामक जो एक नया शहर बसा रही है। ठीक है, जो ये अलाउद्दीन खिलजी है वो उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक नए शहर बसा लिया, जिसका नाम क्या था, उस नए शहर का नाम क्या था, तो उस नए शहर का नाम था सीरी। ठीक है, सीरी बसा लिया, फिर वहां पे अपना शासन किया। ठीक है, और जो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण करने की सैनिक आक्रमण की योजना बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो इतिहास में पहली बार किस शासक ने किस दिल्ली के शासक सुल्तान ने मंगोलों को इलाकों को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी, तो वो कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने मंगोलों के इलाकों को फतह करने की अभियान की योजना बनाई थी। इतिहास में पहली बार ये हुआ था ना। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग एक और क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, या तो अलाउद्दीन खिलजी वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों जो मंगोलो नीति के बारे में यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासकों मंगोल नीति के बारे में लिखिए। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अपने साइड से जनरेट कर रही हूँ इसको। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो रक्षात्मक था। रक्षात्मक मतलब डिफेंसिव। ठीक है, डिफेंसिव था। और जो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी था, AKLG, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, वो आक्रामक था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो ए, ओनली ए। ठीक है, ए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये इसको ए और ये बी मान के चल सकते हैं, ए। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली ए। और सेकंड ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, फिर थर्ड ए एंड बी दोनों। ठीक है, और फोर्थ है यहाँ पे नाइदर ए एंड बी। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिल्ली सल्तनत के शासकों मंगोल नीति, ठीक है, मंगोल नीति के बारे में यहाँ पे बताना है। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वहां पे मंगोल नीति के बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो देखो, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो रक्षात्मक, और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो आक्रामक। तो जो इसका ऑप्शन है यो फोर्थ नंबर आएगा, तो नाइदर ए एंड बी। ठीक है, नाइदर ए एंड बी कैसे होगा, तो देखो, जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था वो आक्रामक था, सैनिक आक्रमण का योजना का हिस्सा थे। ठीक है, तो MBT, तो ये आक्रामक थे। ठीक है, और जो ये अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने क्या बोला, तो वो देखो, जहां अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिबल प्रतिरक्षा पर था, ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, तो वहां से बचने के लिए वो एक नए शहर की स्थापना किए, सीरी। ठीक है, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या है, ALKG, ये था प्रतिरक्षात्मक, मतलब रक्षात्मक। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या है, 4, जो कि ये करेक्ट है। ओके,
फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं बेटों से बढ़कर गुलाम। ठीक है, तो यहाँ से बेटों से बढ़कर गुलाम क्यों बताया गया है? तो जो ये गुलाम होते थे उनका तो कोई ऐसे वंश नहीं होता था, तो वो पूरी तरह अपने जो सुल्तान थे उस पे अपने आप को पूरा समर्पित कर देते थे, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, तो सुल्तान के अधिकारी जन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो जो ये अजीज कुमार नामक जो एक शराब पीने वाला, और जो ये नाई, बावर्ची, और जो ये लट्ठा और जो ये पीरा नामक मालियों को भी ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया था। ठीक है, तो देखो जो मोहम्मद तुगलक था उसके शासनकाल में शराब पीने वाले को भी, बावर्ची को भी, नाई को भी, और ये लट्ठा और ये पीरा नामक मालियों को भी ऊंचे प्रशासनिक पद पे बिठाया जाता था। ठीक है, और 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण में बताया है, जो कि ये मोहम्मद तुगलक के ये पतन का भी कारण है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सरदार और ये उनके किलेबंदी, तो ये सरदार और किलेबंदी में क्या था? तो ये अफ्रीका के देश से जहाँ पे ये मोरक्की, ठीक है, अफ्रीका का देश यहाँ पे क्या है? मोरक्की। तो मोरक्की से 14वीं सदी में यहाँ पे ये यात्री इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता ये भारत आए थे। ठीक है, तो बस ये बस इंपॉर्टेंट है, 14वीं सदी में इब्न बतूता भारत आए यात्री, तो कहाँ से थे? ये थे मोरक्की से। ठीक है, जो कि अफ्रीका से रिलेटेड थे। फिर देखो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या क्या दिया है? तो यहाँ पे दिल्ली पर 2 बार हमला हुए हैं। ठीक है, कब कब हुआ है? 1299 मतलब 1299 1300 में। ठीक है, और ये 1202 ये 1300 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। और देखो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या बताया गया है? शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना पर परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उन्हें जो ये ट्रांस ऑक्सीनिया था उस पर आक्रमण की योजना बना ली। ठीक है, और स्थायी सेना तैयार करना उनका आक्रामक कदम था। ठीक है, और ये ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसर, ठीक है, गैरिसन नामक जब मंगोलों ने यहाँ पे आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पे, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने अपने सैनिकों के लिए एक नए नगर का विकास किया। ठीक है, नए शहर बनाए, तो उसका नाम क्या था? सीरी था। ठीक है, तो ये ऐसी यही ये गैरिसन शहर, ठीक है, गैरिसन शहर बनाया। और जो इन्होंने मोहम्मद तुगलन था उन्होंने क्या किया? नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से जो सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहाना को निवासियों से खाली करवाया। ठीक है, जो यहाँ पे दिल्ली के 4 शहरों में से जो सबसे पुराना था दिल्ली एक कुहना, ठीक है, वहां से निवासियों को खाली कराकर उन्होंने कहाँ पे भिजवा दिए? तो ये दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया। ठीक है, इन्होंने एक नए शहर का निर्माण किया। ठीक है, नए शहर बनाए, और ये यहाँ पे अपने सेनाओं को यहाँ पे पुराने शहर से उसको नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिए। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिफरेंस दिया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं? ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। ये 15वीं तथा 16वीं सदी में सल्तनत। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद 1526। अब देखो जो ये तुगलक वंश के बाद जो 1526 था, तो ये जो 1526 है वो पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, यही 1526 में ही पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बाबर आता है। जो पानीपत का युद्ध होता है तो यहाँ पे बाबर आता है, तो यहीं से ही मुगल साम्राज्य आता है। ठीक है,
यहीं से ही मुगल साम्राज्य आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि इतिहास में जो 1526 है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो यही इसका रीजंस है। तो जो ये 1526 है वहाँ पे पानीपत का युद्ध हुआ, तो जहाँ पे ये बाबर आते हैं, तो बाबर के आने से यहाँ से ही क्या हुआ, मुगल साम्राज्य यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये इतिहास में प्रसिद्ध है, 1526 इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, इतिहास में 1526 क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद दिल्ली तथा आगरा पर शैयद और लोदी वंश का राज्य था। ठीक है, दिल्ली पर शैयद वंश का और आगरा पर लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उड़ खड़े हुए। ठीक है, उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी, तो ये सब बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ही एक शेर शाह शूर, ठीक है, ये शासक शेर शाह शूर के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिन्होंने यहाँ पे 16वीं सदी में शासन किया था। ठीक है, बिहार में। ठीक है, बिहार में इन्होंने अपना शासन किया था 16वीं सदी में। तो इन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को यहाँ पे परास्त किया था। ठीक है, जो मुगल सम्राट हुमायूं था, तो उनको जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने परास्त किया था। और जो शेर शाह सूरी था उनका शासन काल क्या था, तो वो 16वीं शताब्दी था उनका शासन काल, जिन्होंने यहाँ पे मुगल सम्राट हुमायूं को यहाँ पे परास्त किया था। ठीक है, तो फिर ये जो हमारा 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है, तो ये हमें इतना ही दिया है। तो आगे जैसे जैसे कि हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो ये पूरा विस्तार होता जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा अन्यत्र ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। तो देखो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए। तो एकता, एकता को हम लोगों ने देखिया। तारीख, तारीख को भी हम लोग देखिया। गॉरिशंस के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। मंगोल के लिंग, खराज, इसको भी देखे हैं। ठीक है, ये टैक्स होता है, ये लिंग है, ये मंगोल। गैरिसन एक शहर है, तारीख ये भी है, तो ये एकता। तो ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे पहले यहाँ पे राजधानी किसने स्थापित की थी, तो कौन था जिन्होंने दिल्ली में सबसे पहले यहाँ पे राजधानी स्थापित की थी, तो वो कौन था, तोमर राजपूत। ठीक है, तोमर राजपूतों ने। ठीक है, और दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो जो दिल्ली के सुल्तानों के जो शासन काल में प्रशासन की भाषा थी वह क्या थी, फारसी थी। ठीक है, फारसी भाषा थी। फिर उसके बाद किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे रीड किए थे। तो सल्तनत का विस्तार सबसे अधिक किसके शासन काल में हुआ था, तो किसके शासन काल में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। और इब्न बतूता, इसको भी देखे थे। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, तो ये था मोरक्को, जो कि अफ्रीका से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना जरूरी क्यों था। ठीक है, क्योंकि किसानों से ही यहाँ पे टैक्स वसूला जाता था। तो टैक्स जब, ठीक है, तो किसानों से ही यहाँ पे टैक्स लिया जाता था। और जो किसान भी टैक्स कब देते थे, कब वो अपनी खुशी से टैक्स देते थे, तो जब वो खुशहाल और जो ये, ठीक है, खुशहाल रहते थे, तभी वो अपना खुशहाल और जो प्रसन्न रहते थे तभी वो टैक्स होते थे, टैक्स देते थे। तो इसीलिए किसानों के हितों का ध्यान रखना जरूरी था यहाँ पे। तो यहाँ पे सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो भीतरी सीमा और बाहरी सीमा, इसके बारे में भी हम लोगों ने उसमें देख लिया था। ठीक है, तो जो भीतरी सीमा थे वो क्या क्या होते थे, जो गौरीशंस है,
जिसमें पृष्ठीय क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना, ठीक है। तो ये ऐसे सब कुछ हम लोगों ने वहाँ पे देखे थे। फिर यहाँ पे मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो मुक्ति के बारे में हम लोग ने देखा था, जो इक्ता होते थे, ठीक है, जो इक्ता होते थे, ये इक्ता पे जिसे नियुक्त किया जाता था उसको मुक्ति कहा जाता था। तो इसमें जो अपने विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे क्या कारण हो सकते, तो इसको आप देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा था, तो जब मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किए थे तो उससे क्या प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हुए थे, क्या क्या इफेक्ट हुए थे, तो क्या क्या था। तो यहाँ पे मंगोल आक्रमण से मजबूत होकर अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी की थी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन रहा, विशाल सेना खड़ी की, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे क्या है, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने एक नए शहर बसाए, ठीक है, नए शहर सीरी, ठीक है, नए शहर सीरी बसाए, ठीक है। और तो फिर यहाँ पे फिर उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो सैनिकों के इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना स्टार्ट किया, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना स्टार्ट किया, नकद वेतन, ठीक है, नगद वेतन देना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे फोर्थ रीजन और क्या दे सकते हैं, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो अपने जो पुराने शहर थे, ठीक है, पुराने शहर थे, वहां से सेनापतियों को कहाँ भेज दिया, तो ये दौलताबाद भेज दिया था, ठीक है, दौलताबाद ट्रांसफर कर दिए सेनापतियों को, ठीक है, सैनिकों को, या फिर सैनिकों लिख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या रीजंस देख सकते हैं इसमें, तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी थे तो वो जनता पे और अधिक टैक्स लगाए, ठीक है। तो ये जो टैक्स थे वो और लगा दिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने, और जो ये मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने तांबे के नए सिक्के चलवाए थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था और क्या प्रभाव पड़ा था, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने टैक्स को और बढ़ा दिए, जो यहाँ पे जनता पर टैक्स था उसको और अधिक कर लगाए, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उन्होंने यहाँ पे तांबे के सिक्के चलवाए, ठीक है, तांबे के सिक्के, और ये अधिक टैक्स, ठीक है। तो ये सब ऐसे यहाँ पे रीजंस है जो कि ये प्रभाव पड़ा यहाँ पे, जब सल्तनत पर मंगोल आक्रमण किए तब यहाँ पे ये सब यहाँ पे इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको ये क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में ये अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वेल डन।